गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा को, आज की कक्षा को आधुनिक भारत से, चूँकि पिछले कक्षा में हमने जो भी बातें पढ़े थे उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को, उन सभी आयामों को समराइज करते हुए अपनी आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने आपको बताया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हमने ये बताया था कि किस प्रकार भारत और यूरोप के बीच, खासकर पूर्वी यूरोप और भारत के बीच प्राचीन कालों से ही एक ट्रेडिंग सेंटर और ट्रेडिंग व्यापारिक गतिविधियां चलते थे। लेकिन मध्य के काल में इजिप्ट यानी मिस्र और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यूरोप और भारत के मध्य संबंधित स्थापित होने वाले जो मार्ग था उस मार्ग का अवरुद्ध किया। उसका परिणाम यह रहा कि पूर्वी यूरोप से संपर्क भारत का टूट गया। और फिर पुनः जब देखिएगा कि 15वीं-16वीं सदी में एक प्रबोधन, इनलाइटमेंट, पुनर्जागरण और प्रबोधन का जब काल शुरू होता है तो उसमें नए नए क्षेत्रों की भौगोलिक खोजें होते हैं, जोग्राफिकल डिस्कवरीज होते हैं। और उसी डिस्कवरीज के संदर्भ में सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट का खोज होता है, जो पहला देश का खोज होता है, वो अमेरिका। और अमेरिका के साथ साथ देखिएगा तो एक व्यापारी, एक नाविक जो थे, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे यूरोप है, ये पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे पुर्तगाल है। यही यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है, ये अंटार्कटिक महासागर से होते हुए यहाँ अफ्रीका, और अफ्रीका में चूंकि केप ऑफ गुड होप, इसे आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। सॉरी ये नहीं था, वो था बार्थोलोम्यो डियाज। यानी बार्थोलोम्यो डियाज ने, ये क्या है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे यूरोप है। तो यूरोप से पहली बार एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। और बार्थोलोम्यो डियाज ने सिर्फ और सिर्फ ये अफ्रीका के जो ये निचली तट देख रहे हैं साउथ का, यहाँ तक पहुंचा और केप ऑफ गुड होप का खोज किया। यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र में तरंगे होती थी, अगर यहाँ से आप बच के इस तरफ निकल गए तो हिंद महासागर में आ गए, और हिंद महासागर में आ जाने के बाद इधर अरबियन सी और फिर भारत आ जाता था। तो फिर इधर आने के बाद लाभ ही लाभ था, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद। तो आपको याद रखना है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किया बार्थोलोम्यो डियाज ने, और उसके बाद फिर वास्को डी गामा इसी रास्ता के अनुसरण करते हुए भारत तक का यात्रा सफर किया। तो ये चीज़ें मैं आपको पिछले कक्षा में बताया था। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। फिर मैंने बताया था यूरोपीय कंपनियों का एक क्रमिक अनुसार भारत में आगमन। तो मैंने बताया था उसी के संदर्भ में कि पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए और फिर फ्रेंच आए। और इन सभी कंपनियों के बारे में मैंने पढ़ने का बात किया था, और हमने आपको यह भी आश्वस्त किया था कि हम पुर्तगाली कंपनियों को थोड़ा डिटेल पढ़ने वाले हैं, चूँकि यहाँ से प्रीलिम्स में एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा प्रबल होती है। तो उसी के संदर्भ में मैंने बात किया था कि यूरोपीय कंपनियों में बेसिक तौर पर हमने आपको बताया था डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, और एक कौन बताया था, नूनो डी कुन्हो। चूँकि हम अल्मीडा को क्यों जानते हैं, क्योंकि अल्मीडा ही है जो ये पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। उसके साथ साथ इन्होंने कोचीन में पहली कोठी स्थापित किया, इन्होंने कार्तेज पद्धति चलाया, आर्मेडा काफिला चलाया। उसके संदर्भ में आगे हमने अल्बुकर्क के बारे में बात किया, और अल्बुकर्क ही वह व्यक्ति था जिन्होंने पुर्तगालियों को राजनीतिक रूप से साम्राज्यवादी मात देने के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। कौन? ये अल्बुकर्क ही था जिन्होंने बीजापुर का सुल्तान और विजयनगर का सुल्तान, इन दोनों के बीच राजनीतिक कूटनीतिक मात देते हुए अपना राजनीतिक इस्तेमाल किया। दोनों के बीच ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करवाए, और दोनों के बीच ऑलरेडी पहले से क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जिसका परिणाम हुआ कि विजयनगर को जीतने में, गोवा को जीतने में अल्बुकर्क क्या रहे, सफल रहे। और फाइनली 1509 में गोवा को जीत लिया, और 1510 में उस पर राजनीतिक कंट्रोल, नियंत्रण करके अपनी प्रतिस्पर्धी जितना भी क्षेत्रीय राजा थे उन सबों को परास्त कर दिया। तो आपको ये चीज़ें बताए थे। फिर मैंने एक और विशेषता नाम लिया था नूनो डी कुन्हो को।
नूनो डी कुन्हो के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखनी है कि नूनो डी कुन्हो था जो गोवा को पुर्तगालियों का कैपिटल बनाया था, जबकि पुर्तगालियों को में से अल्बुकर्क था जिन्होंने गोवा को जीता था 1509 में। लेकिन पूछेगा प्रश्न कि पुर्तगालियों का कैपिटल गोवा को किसने बनाया, तो वो बनाया नूनो डी कुन्हो ने। तो ये बहुत ही यहाँ से मतलब क्लॉज ऑप्शन है, ये क्लॉज ऑप्शन है और ये क्लॉज ऑप्शन दे के आपसे गलती करवाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि गोवा को जीता है किसने, 1509 में अल्बुकर्क नाम का पुर्तगाली ऑफिसर्स ने। लेकिन इसको पुर्तगालियों का कैपिटल कौन बनाया, तो पुर्तगालियों का कैपिटल बनाया नूनो डी कुन्हो ने। गोवा को पुर्तगालियों का कैपिटल कौन बनाया, नूनो डी कुन्हो ने। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आइए आज की कक्षा को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होती है कक्षा को, क्योंकि जब तक हम कक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे उसमें सारगर्भिकता नज़र नहीं आएगी। तो इसमें हम बताए थे, बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों के बारे में। देखें कि यूरोपीय कंपनियां में से पुर्तगाली कंपनियां लगभग 100 सालों तक इकलौता कंपनियां बनी रही, उसकी प्रतिस्पर्धी कोई कंपनियां आई ही नहीं। ना आने का रीज़न भी था जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पोप का जो राजा थे, रोम का जो राजा थे, जो पोप कहलाते थे, उन्होंने संरक्षण दिया था पुर्तगालियों को कि आप जाओ अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपना कंट्रोल करो, और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि यूरोप का और कोई प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं जो आपके प्रभाव वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगी। ऐसे रोम का जो पोप होता था, और उस समय यूरोप में जो रोम का पोप होता था वो यूरोप के सभी राजाओं का एक तरह से हेडक्वार्टर या हेड होता था। तो ऐसे में रोम के पोप के द्वारा जारी किया गया आदेश यूरोप के सभी देशों या सभी राजाओं के लिए मानने को बाध्य होते थे। तो पोप का शासक रोम ने ही पुर्तगालियों को यह आश्वस्त किया था कि आप जाकर भारत और अमेरिका जैसे अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपना कंट्रोल करिए, लेकिन एक शर्त ये है कि साथ साथ आपको धर्म प्रचार प्रसार भी करना है। तो संरक्षण किसका प्राप्त था पुर्तगालियों को, जो रोम का शासक था पोप, और पोप ने ही ऐसी आश्वस्त किया था कि और कोई यूरोप के प्रतिस्पर्धी कंपनियां नहीं है जो आपके टक्कर में आएगी। तो इसी प्रकार देखिएगा कि भारत में लगभग 100 सालों तक यूरोप का बोलबाला रहेगा, यूरोप का मोनोपोलिक मीन्स एकाधिकार रहेगा। तो आगे देखिएगा, हालांकि सिस्टम बदलते हैं, लोगों में पुनर्जागरण आता है, नए नए विचारक आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आता है, आदि जैसे लॉ जैसे लोग आते हैं, तो फिर इनका कुछ गतिविधियां हैं जो रुकती है। तो आइए आगे देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठती है कि पुर्तगाली आखिर जीत क्यों गए, आखिर पुर्तगाली के अंदर वो कौन सी गुण थी, वो उसकी कौन सी वो ऐसी उपलब्धि थी जिसके कारण पुर्तगाली जीत गए। तो आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि पुर्तगाली जीत क्यों गए। तो उसमें सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि नौसैनिक क्षमता इनको श्रेष्ठ था। यानी पुर्तगाली जीत क्यों गए, उसमें पहला पॉइंट कि नौसैनिक रूप से ये एकदम स्ट्रांग थे, मजबूत थे। उसके साथ साथ मुगल भी इसके प्रतिस्पर्धी में नहीं आ पाए। न आ पाने का एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि जब सूरत में मुगल शासक अकबर से और पुर्तगालियों से मुलाकात हुई थी, तो पुर्तगालियों ने मुगल शासक अकबर को एक कारतेज दिया और कारतेज देते हुए यह आश्वस्त किया कि अगर आप चाहे तो साल में एक व्यापार, एक जहाज आप हमारे प्रभुत्व वाले समुद्री क्षेत्रों में ले जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपसे चोंगी नहीं लगेगा। और इस कमिटमेंट को अगर मुगल शासक अकबर चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समुद्र का राजा पुर्तगालियों को अकबर मान लिया है।
क्योंकि अकबर भी जानता है कि मुझे साम्राज्यवादी विस्तार करना है, उसके लिए घोड़े चाहिए, और घोड़े आएंगे कहाँ से, तो अरब से आएंगे, और अरब सागर में किसका कंट्रोल है, तो पुर्तगालियों का कंट्रोल है। यदि हम इसके बातों को अपने इंटरप्रिटेशन पर नहीं रखते हैं, नहीं उतारते हैं, तो हमारे लिए ये साम्राज्य, हमारे साम्राज्य के लिए ये एक नकारात्मक संकेत होगा। तो ऐसे में पुर्तगालियों द्वारा दिया गया एक कारतेज को एक्सेप्ट किया किसने, मुगल बादशाह। चूंकि इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक मात्र एक छोटी कंपनियों के कमिटमेंट को वो जब स्वीकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुगल बादशाह अकबर पुर्तगालियों को प्रभु मानने को एग्री है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि किस प्रकार उन्होंने ये किया। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि मुगल जब से आए, सॉरी हाँ मुगल नहीं, पुर्तगाली जब से आए हैं, वो बेसिकली ये वाले क्षेत्र में, अगर ये भारत है तो ये वाले क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बना रहे हैं। उत्तर भारत में अभी इनकी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊं, क्योंकि इनके लिए अनुकूल दशाएं उस तरफ ऐसी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। तो पुर्तगाली जीत क्यों गए, इसके बारे में एक पॉइंट कि नौसैनिक श्रेष्ठ था। दूसरी बात मुगल का प्रतिस्पर्धा न होना। तीसरी बात कि यूरोप के जो रोम का पोप था उसका संरक्षण प्रदान होना, जिसके कारण यूरोप से कोई प्रतिस्पर्धी कंपनियां लगभग 100 सालों तक, 120 सालों तक ना आना। तो ये जीतने का एक के अतिरिक्त कारण था। आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा। आखिर पुर्तगाली भारत में आए तो उन सभी उनकी जो अचीवमेंट हुआ, उन्होंने जो भारत में अपनी देश से जो गतिविधियां शुरुआत की, वो भारत में क्या उसका रोल रहा। तो पुर्तगालियों का योगदान में आप देखिए कि भारत और जापान के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। उसके साथ साथ कृषि में आलू, पपीता, अनानास, काजू और बेसिकली तौर पर तंबाकू। ये प्रश्न हमेशा हर तरह के एग्जामों में पूछे जाएंगे कि तंबाकू का शुरुआत किसने किया, तो ये पुर्तगालियों ने किया। चूंकि ये जितने भी फसल थे उस टाइम के पहले ऐसी फसलों का उपलब्धि भारत और यूरोप के कई देशों में नहीं था, इसलिए हम इन सभी फसलों को नए जमाने के फसलों के नाम से जानते हैं। तो पुर्तगालियों का योगदान में अगर प्रश्न आए तो आप इन सभी प्रश्नों को कोट कर सकते हैं। और इसमें बेसिक तौर पर तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता, काजू, बादाम, ये और तंबाकू, इन सबों का एक नए फसलों का, लौकी, इन सब फसलों का लाने का प्रचलन किसको माना जाता है, तो पुर्तगालियों का। उसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस, स्थापत्य का गोथिक शैली। अब स्थापत्य मतलब क्या है, जो गोथिक शैली में कोई भवन वगैरह बनते हैं, जैसे गिरजाघर का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे बना हुआ, तो वो एक गोथिक शैली है। उसके पहले भारत में इस तरह का स्ट्रक्चर बनावट का अस्तित्व नहीं पाया जाता था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गोथिक शैली का विकास किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। उसके साथ साथ देखते हैं कि पुर्तगालियों आखिर हार क्यों गए। उसमें अगर एक बड़ा प्रश्न आए तो बहुत सारे 100 सालों के मध्य, बेसिकली 15वीं सदी में और 14वीं सदी के मध्य में और 16वीं सदी के आसपास बहुत सारे यूरोप से इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां आना शुरू हो गए, जिसके कारण इसका एकाधिकार धीरे धीरे कम होता गया। और उसी में से कुछ ऐसे कंपनियां आए जो पुर्तगाली का नियंत्रण क्षेत्र वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, जिसमें मलक्का डच ने छीन लिया, होर्मुज का जो क्षेत्र था उसे ब्रिटिश ने छीन लिया। किससे, तो ये पुर्तगालियों से छीन लिया। और मलक्का को छीना किसने, डच ने। और डच इसी रास्ते फिर देखिएगा कि इंडोनेशिया चला गया, यानी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को इंडोनेशिया में लिप्त किया। उसके साथ साथ होर्मुज का जो क्षेत्र था उसे किसने छीन लिया, ब्रिटिश ने छीन लिया। होर्मुज कहाँ पड़ता है, तो ये फारस की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आपको दिख नहीं रही होगी, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा कि जब ब्रिटिश कंपनी मुगल बादशाह से अपना ट्रेडिंग सेंटर खोलने के लिए जब सूरत में अनुमति मांगा था, तो मुगलों ने इनकार कर दिया। किसको, ब्रिटिश कंपनी को।
इनकार करने का एक और रीज़न ये था कि मुग़ल चाहते थे कि हम अगर ब्रिटिश कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की यदि हम परमिशन देते हैं तो उससे मुग़ल नाराज़ हो जाएंगे और सॉरी पुर्तगाली नाराज़ हो जाएंगे। और यदि पुर्तगाली नाराज़ हो गया तो चूँकि पुर्तगालियों का कंट्रोल समुद्री क्षेत्र में है और हम समुद्री क्षेत्रों से घोड़े और कीमती वस्तुओं का आयात करते हैं, ऐसे में पुर्तगाली हमारे साथ आक्रामक हो जाएगा। लेकिन आगे देखिएगा, तो पता चलेगा कि जब स्वाली का युद्ध हुआ 1712 ईस्वी में, स्वाली का युद्ध जब 1712 ईस्वी में हुआ पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्सों के बीच, यानी अंग्रेज़ों के बीच और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध जब 1712 ईस्वी में हुआ तो ब्रिटिशर्सों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। अब जब ये पराजित किया तो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता का परिचय दिया, जिससे मुग़ल बादशाह सूरत में फैक्ट्री यानी कोठी स्थापित करने का परमिशन अंग्रेज़ों को दे दिया। चूँकि इसके पहले नहीं दे रहा था, इसका मानना यह था कि पुर्तगाली अभी सशक्त है, यदि हम अंग्रेज़ों को कोठी स्थापित करने की इजाज़त सूरत में देते हैं तो पुर्तगाली नाराज़ हो जाएंगे। और यदि पुर्तगाली नाराज़ हो गए तो चूँकि पुर्तगालियों का प्रभुत्व समुद्र वाले क्षेत्र में है, जहाँ से हम घोड़े का आयात कराते हैं, कीमती धातुओं का आयात कराते हैं, तो ऐसे में हमारा और पुर्तगालियों का व्यवहार मित्रवत नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मुग़लों ने अंग्रेज़ों को सूरत में कोठी खोलने का परमिशन ना दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों का बीच स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ जीते, तो अपना शक्ति का परिचय दिए, जिससे क्षुब्ध होकर या तो जिससे कहे तो मतलब उसकी क्षमता को देखकर मुग़लों ने परमिशन दे दिया। तो आपको इतना यहाँ पे यही याद रखना। आगे देखते हैं। तो सूरत को किसने छीन लिया? सूरत में किसका कंट्रोल हो गया? तो ब्रिटिशर्सों का कंट्रोल हो गया, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। बॉम्बे देखते हैं, तो बॉम्बे का क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉम्बे दहेज के रूप में ब्रिटिशर्सों को दिया गया था। अब बॉम्बे को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। 1830 ईस्वी के पहले बॉम्बे 1730 ईस्वी के पहले जो बॉम्बे हुआ करता था वो स्पेन के नियंत्रण में हुआ करता था, और स्पेन ने पुर्तगालियों को दिया और पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेज़ों को दिया। और अंग्रेज चूँकि कंपनी थी तो कंपनियों को नहीं मिला, वहाँ के जो राजा थे उसको मिला, और फिर वो राजा ने ब्रिटिश कंपनी को दिया। यहाँ से प्रश्न आए हैं कि 1730 से पहले एक बार प्रश्न आया था कि बॉम्बे प्रत्यक्ष रूप से किसके पास था, तो ऑप्शन में था स्पेन, अंग्रेज, डच, डेनिश। इसमें पुर्तगाली है ही नहीं था। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि बॉम्बे पहले किसके पास था, तो स्पेन के पास था, फिर पुर्तगालियों के पास आया, पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेज़ों को दिया, और अंग्रेज चूंकि एक राजा के पास गया था बॉम्बे, और वो राजा ने लीज पर किसको दिया था, तो ब्रिटिश कंपनी को दिया था। क्योंकि पूरा ब्रिटिश का सरकार तो कंट्रोल करने भारत आई थी नहीं, क्योंकि सोची समझी चाल उसका था, लेकिन कंट्रोल करने के लिए मात्र एक छोटी सी कंपनी ही भारत में आई थी। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं पुर्तगाली के बारे में। अगर हम इतना जानते हैं, इतना सभी आयामों को जानते हैं, तो हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रश्न बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो कंपनी आती है वो डच कंपनी आती है। वो कौन कंपनी आती है? डच। डच के बारे में हम क्या जानते हैं कि डच कंपनी का नाम क्या था? बेरिंगे दे ओस्ट इंडीज कंपनी। बेरिंगे दे ओस्ट इंडीज कंपनी। अब इसके बारे में विस्तार से उतना नहीं जानना है जितना कि हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा है। इसकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी। मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो आज का अपना देख रहे हो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा
कि डच का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जब फैक्ट्री बनाया था डच लोग, तो वहाँ के जो एक शासक था, शासक के फरमान से या इजाज़त से, जिसका नाम था कौन? तो गोलकुंडा का शासक। गोलकुंडा क्या है, इसको आपको समझना है। यानी ऑल ओवर डच के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी बातें समझ में आने को है। यानी डच अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मैंने आपको क्या बताया? पुर्तगाली बताया। पुर्तगाली के बारे में डिटेल में बात किया। अब हम चल रहे हैं डच के बारे में। तो डच के बारे में जाने से पहले हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि डच की उपलब्धि क्या है, डच आखिर यहाँ पे आए तो वो अपनी छाप क्या छोड़ कर गए। तो इस चीज़ को क्या करना है? याद रखना है। हमने पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में बात किया, उनकी सभी आयामों को, सभी पहलुओं को जाना। अब कहाँ चल रहे हैं? अगली कंपनी कौन है? डच। तो याद रखिएगा, डच की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में वहाँ का जो एक क्षेत्र था गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासक के फरमान से ही मसूलीपट्टनम में पहली बार डच ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। ये गोलकुंडा क्या था? तो प्राचीन काल में देखिएगा तो साउथ इंडिया में बहमनी एक साम्राज्य था। वही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूटा, तो उसी का एक टुकड़ा है जिसका नाम है गोलकुंडा। तो वही गोलकुंडा के शासक के फरमान से ही डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया। तो ये आपको तो याद रखनी है किसी भी हाल में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे देखिएगा कि 1610 में पुलिकट को गैलरिया बोलते थे हम लोग। पुलिकट को भी क्या बोला जाता था? गैलरिया। यहाँ पे व्यापारिक केंद्र बनाया और यहाँ से ये लोग सिक्का जारी करते थे, सोने का सिक्का जारी करते थे। आगे देखिएगा कि पुलिकट को इन्होंने कैपिटल बनाया, लेकिन बाद में कैपिटल कौन हो गया? नागपत्तनम हो गया। नागपत्तनम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। अब इसका व्यापारिक केंद्र कौन कौन था? तो डचों का व्यापारिक केंद्र जानिएगा तो सूरत, कोचीन, नागपत्तनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम मैंने आपको बताया ये पहला था, ठीक। उसके साथ साथ बंगाल में देखिएगा तो पिपलीवन, चिनसूरा, कासिम बाजार और फिर पटना। एक मैप के माध्यम से देखिए, मैप के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये क्या है? सूरत। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आए और क्लियरली कुछ ना कुछ समझ में सबको आए। खैर यहाँ पे मुझे डस्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो आप समझिए। ये भारत का मैप है। ये गुजरात में पड़ा सूरत, फिर कोचीन में, यहाँ पे केरल के तट पर कोचीन, पौंडीचेरी, नागपत्तनम, और डचों का हेडक्वार्टर कहाँ था? नागपत्तनम था। और मसूलीपट्टनम, पुलिकट, फिर पिपलीवन, चिनसूरा। अब यहाँ पे देखिए बंगाल में क्या है? तो बंगाल में पिपलीवन है, चिनसूरा है, कासिम बाजार है। और बिहार में आके देखिएगा तो इधर पटना तक, और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आइएगा तो आगरा तक। ये पूरा डचों का व्यापारिक ट्रेडिंग था। हालांकि डच व्यापार कैसे करते थे? तो डच का व्यापार करने का एक जो ट्रेडिंग लाइन था वो कुछ इस प्रकार था कि वो यूरोप से सोना और चांदी लेकर चलते थे, इंडिया पहुँचे, इंडिया से कच्चा माल प्राप्त किए, कच्चा माल प्राप्त करके कहाँ बेचे? इंडोनेशिया चले गए, और इंडोनेशिया में माल को बेचे, पैसा कमाए, और फिर वहीं से मसाले माल खरीदे और फिर यूरोप चले गए। और यूरोप जाकर यूरोप के अन्य बाजार में, उसका एक वहाँ पे सेंटर होता था, उन वहाँ से वो यूरोप के सभी बाज़ारों में अपना क्या करते थे? मसालों का वितरण और मालों को बेचते थे। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। इन सबों बातों को आप याद रखते हैं तो यही सब की पॉइंट है जो आप एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से प्रीलिम्स का ही बनते, मेंस का बनता नहीं है, इसलिए उतना हम डीपली और डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी हमारे अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।